अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज की वीडियो में हम अपने पहले टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पहला चैप्टर आपका था एटॉमिक स्पेक्ट्रा का, उसका मैंने आपका टेस्ट लिया और जो बच्चे अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, उसमें आपने ऐड हो जाना है। जो एमडी कैट के रिपीटर्स बच्चे हैं या फ्रेशर हैं जो भी हैं, तो वो उसमें लाज़मी तौर पर ऐड हो जाएँ, वो बिल्कुल फ्री है और उसमें मैं एक रेगुलर प्लान के थ्रू टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ बिल्कुल फ्री और उसकी डिस्कशन विद शॉर्ट ट्रिक्स और इस तरह की चीज़ें, ठीक है? तो ग्रुप में लाज़मी ऐड हो जाना है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो लाज़मी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अभी हम अपनी टेस्ट की डिस्कशन स्टार्ट करने लगे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अच्छा, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास था हाइड्रोजन एटम आर एक्साइटेड टू n4, यानी कि n की वैल्यू आपके पास हो गई 4, यानी कि आपने इलेक्ट्रॉन को चौथे शेल में एक्साइट करके भेज दिया है ग्राउंड स्टेट से। आप कहते हैं मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आएंगी, तो इसके लिए एक शॉर्टकट आपको बताया होगा। जिन बच्चों ने लेक्चर लिया है उनको पता होगा और जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया वो लाजमी तौर पर लेक्चर लें। तो ये एक होता है शॉर्टकट n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे n अब 4 पुट करने वाले हैं, तो 4 इंटू फोर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, तो ये 2 2 4, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास अब बच चुका है 2 इंटू थ्री और जो कि 6 के बराबर होता है, तो 6 आपके पास आएंगी स्पेक्ट्रल लाइन। तो इसका आंसर हो गया डेल्टा 6 लाइन्स। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 2 और स्टेटमेंट थी आपके पास विच ट्रांजिशन इमिट्स फोटोन ऑफ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, और ऑप्शन थे आपके पास n इज इक्वल टू 2, यानी सेकंड से फर्स्ट शेल में ट्रांजिशन हो रही है ऑप्शन अल्फा में। बीटा में आपके पास हो रही है ट्रांजिशन 4 टू 3 में। चार्ली में आपके पास हो रही है ट्रांजिशन 3 टू 1 में। और डेल्टा में फाइनली आपके पास ट्रांजिशन हो रही है 4 टू 2 में। सो उसने कहा लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये हमने पता लगानी है। सिंपल सिंपल फॉर्मूला बताऊं, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्ड्स टू लोवेस्ट एनर्जी। राइटिंग पे नहीं जाना आपने, ठीक है, कॉन्सेप्ट लेना है, ठीक। यानी कि अब ये लोवेस्ट एनर्जी कैसे, वो ऐसे कि हमने पढ़ रखा है E इज इक्वल टू एच एफ होता है, यानी अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी भी कम होगी। तो हमें ऐसा फोटोन ढूंढना है जिसकी एनर्जी हो सबसे कम इन चारों ऑप्शन में से। उसकी एक आसान ट्रिक बताऊं मैं आपको, उसकी ये ट्रिक है कि जितना बड़ा एन आप तलाश कर सकते हो ना वो तलाश कर लो। मतलब एन क्या, मतलब कि जहां पर इलेक्ट्रॉन लैंड हो रहा है फाइनली, वो आप जितना बड़ा ढूंढ सकते हैं ढूंढ लें, वही आपका करस्पॉन्ड कर रहा होगा लोएस्ट एनर्जी पर। और इसका लॉजिक क्या है वो ऑलरेडी लेक्चर में मैं समझा चुका हूं, ठीक है। सो ये लाइट आ रही है थोड़ी यहाँ पर, तो ये देखें। तो मैं ये बता रहा हूं कि लैंडिंग पॉइंट देखना है आपने, आपने ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट नहीं देखना, इनसे हमारा ताल्लुक है ही नहीं। आपने एनर्जी जज करनी है तो आप इसको देखोगे, इसको देखोगे कि इलेक्ट्रॉन फाइनली गया किस शेल में है। अब वो किस शेल में गया, एक में, वन में गया, ठीक है भाई, एक में वन में गया, एक में टू में गया और एक में गया थ्री में। अब मैंने कहा जितना बड़ा आप डिजिट ढूंढ सकते हो ना लैंडिंग वाला पॉइंट में, वो आप ढूंढ लो। अब वो आपको क्या मिला, वो मिला आपको 3। अब ये 3 मिला, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन चौथे शेल से गया तीसरे में, ठीक है। तो यहां पर जितना बड़ा आपने लैंडिंग का पॉइंट चूज किया उतनी ही कम एनर्जी होगी, यानी कि ऑप्शन बीटा आपका करेक्ट होने वाला है। रीजन लेक्चर में फुली एक्सप्लेन की, छोटा सा यहां पे बता देता हूं कि देखो अगर ये सेकंड से फर्स्ट में ट्रांजिशन हो तो किस रेंज में लाइट फॉल करेगी, यूवी रेंज में। ऑप्शन चार्ली देखो, इसमें भी फर्स्ट में ट्रांजिशन हो रही है क्योंकि ये लाइमन सीरीज है तो वो अल्ट्रावायलेट में होती है, ये भी यूवी में। ऑप्शन ए भी यूवी में आ गया, सी भी यूवी रेंज में आ गया। और डेल्टा का अगर देखो तो ये बामर सीरीज बनेगी, बामर होती है विजिबल में, ठीक है, ये विजिबल में आ गया। अब रह गया बीटा ऑप्शन, अब अल्ट्रावायलेट, विजिबल और उसके बाद बचती है इंफ्रारेड। और आप अगर अपना स्पेक्ट्रम देखो तो सबसे ज्यादा एनर्जी इन तीनों में से यूवी की होगी, फिर विजिबल की होगी और फिर जाके इंफ्रारेड की होगी। तो इस वजह से बीटा आपका करेक्ट चॉइस हुई क्योंकि उसमें एनर्जी सबसे कम आ रही है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम आ रही है, ठीक है। तो ट्रिक क्या थी कि जितना बड़ा आप लैंडिंग का पॉइंट चूज करोगे उतनी एनर्जी कम मिलेगी। लेक्चर में फुली एक्सप्लेन किया मैंने ये। अच्छा, तो क्वेश्चन 3 तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। बामर सीरीज लाइज इन, वो तो आप सबको पता है कि विजिबल रीजन में लाई कर रही होती है। लेकिन एक बात बताऊं, जो लिमिटिंग लाइन होती है ना इसी बामर सीरीज की, लिमिटिंग लाइन वो लाई कर रही होती है यूवी रेंज में। ये एक ट्रिकी पॉइंट है बस याद रखने वाला, ठीक है। पूरी की पूरी बामर सीरीज विजिबल रीजन में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कोई कि बामर सीरीज किस रीजन में आती है तो आपने विजिबल बोलना है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली लिमिटिंग लाइन का पूछे तो वो यूवी में। इसकी रीजन भी ऑलरेडी लेक्चर में एक्सप्लेन किया कि ये क्यों यूवी रीजन में लाई करती है, तो लाजमी तौर पर आपने वो देखना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। आपको पता है जो आपकी टोटल एनर्जी होती है वो और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो, ये दोनों ना मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, लेकिन फर्क पता है क्या होता है, टोटल एनर्जी जो है वो नेगेटिव साइन में होती है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव साइन में होती है, ठीक है। यानी कि अगर फर्स्ट शेल में आपके पास टोटल एनर्जी 13.6 माइनस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट है
तो आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, अब ये इक्वेशन थोड़ी सी ना मैथमेटिकली फिट नहीं हो रही। ठीक है, ये देखें यहाँ पर माइनस है, मैं लिख रहा हूँ कि माइनस 13.6 इज इक्वल टू प्लस 13.6, नहीं, ये यहाँ पर हम यूं लिखें, कैसे भला, ऐसे 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 लिखें तो अब ठीक है। अब क्यों ठीक है, क्योंकि अब माइनस बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में अंदर माइनस 13.6 आएगा, तो ये अब मैथमेटिकली अब सही है इक्वेशन। लेकिन अंदर की कोर बात यही है कि टोटल एनर्जी नेगेटिव में होती है। देखो ये माइनस 13.6 है, ये प्लस 13.6 है, लेकिन वैल्यूज में दोनों बराबर होंगी, तो काइनेटिक एनर्जी वो नेगेटिव, या यूं लिख लो इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी, वही जो ऊपर लिखा है मैंने। बस ये बात आपकी यहाँ से टेक अवे हो गया, लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है और यही थी इसकी बात। बाकी पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन भी साथ बताया हुआ कि वो डबल में होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, डबल होगी। किससे भला, डबल ऑफ द टोटल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल। ये पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होगी, टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होगी। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास था, वो क्वेश्चन ये था कि द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्शियन सीरीज। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का सिंपल अगर शॉर्टकट फार्मूला देखा जाए तो ये होता है। ठीक है, आप इसको पास्शियन सीरीज के लिए, यानी कि लाइमन बामर पास्शियन, यानी कि P होगा 3, यहाँ पर आप P की वैल्यू 3 पुट करके इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से मैक्सिमम वेवलेंथ का आंसर आपके पास आता है 144 डिवाइडेड बाय 7RH। 3 पुट करना है बस यहाँ पर, ऐसे। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए जब आप पुट करते हैं तो आपका आंसर इधर आता है 9 डिवाइडेड बाय RH। ठीक हो गया। एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह से करें और उसके बाद मैक्सिमम टू मिनिमम की रेशियो ले लें। एक मैं बता रहा था आपको कि 144 डिवाइडेड बाय 7RH, इसको आप रेशियो ले लें किससे भला, 9RH से। ठीक हो गया। अब होगा क्या, ये हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 7, RH से हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 144 डिवाइडेड बाय 63, ये आपके पास आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन अल्फा था। ठीक है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, तो ये 144 डिवाइड बाय 63 आपके पास आंसर बन जाएगा इसको कैलकुलेट करने से। या फिर आपके पास एक सेकंड चांस ये बन सकता है कि आप इस वाले फॉर्मूला को यूज़ करें। ये है आपके पास लैम्डा मैक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा मिनिमम, और ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसको यूज़ करते हुए आप चले जाएं और आपके पास इससे आंसर बनेगा 16 डिवाइडेड बाय 7, जो कि इक्वलेंट है 144 डिवाइडेड बाय 63 के। कैसे भला, अब अगर मैं 144 डिवाइडेड बाय 63 को 9 पे डिवाइड करूं दोनों को, तो मेरे पास ये बनेगा 9 7s आर 63 और 9 16s आर 144। तो ये इस तरीके से दोनों बराबर हैं। तो ये तीनों फॉर्मूलाज मैंने दिखा दिए, आप जिस मर्जी से कर सकते हैं, आंसर आपका ठीक आएगा, बस आपको उसको प्रोसेस करना आना चाहिए। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 5। सो वही क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है हमारे पास नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ये था कि लिमिटिंग लाइन ऑफ बामर सीरीज, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लिमिटिंग लाइन ऑफ बामर सीरीज जो है वो आपके पास यूवी रीजन में लाई कर रही होती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई कर रही होती है। और इसका रीजन ये है कि लिमिटिंग लाइन पता कब बनती है, इन्फिनिटी से जब कोई ट्रांजिशन हो, यानी कि अगर ये बामर सीरीज है तो इन्फिनिटी से सेकंड शेल में आ रहा हो आपका इलेक्ट्रॉन। अगर लिमिटिंग लाइन आप लाइमन की देखो तो लाइमन में इन्फिनिटी से ट्रांजिशन जो है वो फर्स्ट में हो रही होगी। ठीक है, लाइमन के लिए, ये बामर के लिए। तो ये इतना ज़्यादा एनर्जी गैप है ना ये वाला, कि आपकी जो फोटोन है वो इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है कि वो यूवी रीजन में फॉल कर जाता है इंस्टेड ऑफ विजिबल रीजन, जो कि बामर सीरीज, बाकी जो है पूरी पूरी बामर सीरीज विजिबल रीजन में होती है। सो ये इसकी रीजन थी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया अल्ट्रा वायलेट रीजन। जिन्होंने विजिबल लगाया उनके इल्म में इजाफा हो गया। अब तो लिमिटिंग लाइन सिर्फ याद रखनी है, वो बामर की यूवी रीजन में लाई कर रही होती है। अच्छा, तो अब एक मज़ेदार सा क्वेश्चन आया, इसका भी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं, और वो ये कॉन्सेप्ट है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ किस सीरीज के साथ एसोसिएटेड है। मतलब वो ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आप पूरी सीरीज देख लो, आप सारी सीरीज देख लो, लाइमन बार्मर पास्चन ब्रैकेट सब देख लो आप, और आप हमें उसमें से ये बताओ कि जो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ बनती क्या है और किस सीरीज में फॉल करती है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ यानी कि वेवलेंथ वो सबसे कम पूछ रहा है आपसे, यानी इसका मतलब कि एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए उस लाइन की, यानी कि फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा होगी। एनर्जी पे रहते हैं, एनर्जी हमें गाइड अच्छा कर देगी स्मूथली। ठीक है, अच्छा, अब हम चाहते हैं कि हमारे पास ये एक हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, ये इन्फिनिटी आ गया, बस 2 शेल काफ़ी हैं। तो हम चाहते हैं कि
हम ऐसा कोई ट्रांजिशन करें जिससे मैक्सिमम एनर्जी मिले। अब मैक्सिमम एनर्जी कोरोस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम एनर्जी गैप। हमें अब ऐसा ढूंढना है जहां पर एनर्जी का गैप इंतहाई ज्यादा हो। अच्छा, मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास ये ऑप्शन है, मेरे पास 4-5 सीरीज ही है ना, लाइमन, बार्मर, पास्चर, ब्रैकेट फिल्म। अगर पहले शेल में करवा दूंगा तो लाइमन आ जाएगी, दूसरे में करवाऊंगा तो बार्मर आ जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि मुझे एनर्जी ज्यादा मिले सबसे ज्यादा। सबसे आसान तरीका बताऊं, आप ये देखो कि कौन सी सीरीज में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन रिलीज होता है। तो सीरीज आपको मिल जाएगी फौरन। भाई आपके पास 3 ही रीजन बनते हैं, एक होता है यूवी रीजन, एक होता है विजिबल वाला, और एक होता है इंफ्रारेड वाला। तो साफ जाहिर है आपको पता है कि जो वो भी बता देता हूं, रामे लक्सी के अकॉर्डिंग, रामे LUXY। अब ये क्या है? ये भाई आपके पास पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम है। एनर्जी बताता है कि यहां से इस तरफ रेडियो वेव से गैमा रेज की तरफ आपके पास एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। तो ये देख रहे हो, ये यू से क्या मुराद है? अल्ट्रा वायलेट, ये आ गया। ओके, और इंफ्रा, उसके पीछे एल आ रहा है, एल का मतलब क्या है? विजिबल, और आई का मतलब क्या है? इंफ्रा। सो आप देख रहे हो सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल पे कौन है? अल्ट्रा वायलेट, यूवी मुझे दिख गया। मेरा सवाल यहीं पे खत्म हो गया। मुझे ऐसी सीरीज ढूंढनी है, ऐसी सीरीज जो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आ रही हो, और वो कौन सी सीरीज है? वो है लाइमन। अच्छा, अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि लाइमन में सबसे ज्यादा एनर्जी गैप पाया जा रहा है, जो क्योंकि लाइमन में जहां मर्जी से ट्रांजिशन हो, आएगा इलेक्ट्रॉन पहले ही शेल में ग्राउंड स्टेट में ही। यानी कि आपके पास पी इसके लिए होता है 1, P1 है। तो आप शॉर्टेस्ट चाहते हो, तो शॉर्टेस्ट का मैं बताऊं, इसमें पूछा क्या गया असल में, वो आपसे ट्रांजिशन फ्रॉम इंफिनिटी टू फर्स्ट शेल की बात करना चाह रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरे एटम में सबसे बड़ा एनर्जी गैप यही बन सकता है कि इंफिनिटी से पहले शेल में आए। ठीक है, अगर मैं यहां 2 कर दूं तो फिर आपके पास विजिबल रीजन में उसकी तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो यानी कि मुझे सबसे छोटा डिजिट यहां लाना है, यानी कि वो 1 है, और मुझे सबसे बड़ा डिजिट यहां पे लाना है। सबसे बड़े डिजिट से मुराद है कि आपका इनफाइनाइट वाला लेवल। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन फ्रॉम इंफिनिटी टू फर्स्ट शेल की बात हो रही है। ठीक, तो यहां पर आपके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी, मैक्सिमम एनर्जी गैप होगा, और मिनिमम आपके पास वेवलेंथ होगी। सो इसका आंसर लाइमन सीरीज बना। अच्छा, एक ट्रिकी सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। उसमें आपसे ना बहुत आसान सी बात पूछी गई, लेकिन घुमा के पूछी गई। उसने ना पूरी स्टेटमेंट ठीक बोली कि स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। अब आपसे ना मीडियम बोल दिया उसने, मीडियम। आपने स्पीड ऑफ लाइट का रट्टा लगाया हुआ था, आपने ऑप्शन चूज कर लिया स्पीड ऑफ लाइट वाला, एग्जैक्ट, ना कम ना ज्यादा। अच्छा, तो आपकी वो बात ठीक थी, लेकिन वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। ठीक है, तो वहां पर आपके पास स्पीड आ रही है C। तो जब मीडियम में आप आओगे तो स्पीड को कुछ फर्क तो पड़ेगा, वही फर्क पूछा है। वो क्या फर्क है? अब वो फर्क पहली बात कि आता क्यों है, एक प्रॉपर्टी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपके पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n लिखा है मैंने, सो लाइट की वजह से दिख नहीं रहा था, अब दिख गया होगा। n इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है c डिवाइडेड बाय v। सी तो वो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, सो एन आपके पास एक रेशियो है। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कहता है कि जो एन है उसकी वैल्यू मीडियम के लिए ग्रेटर देन 1 होगी, यानी 1 है, इससे बड़ा होगा ये एन। ठीक हो गया। ओके, सो अब क्या होगा, जब ये एन ग्रेटर देन 1 होगा तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हमारे पास आएगा v इस साइड पर आ जाएगा, क्योंकि v तो हमने पता लगाना है, और c डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। सो c तो आपको वैल्यू पता है। ठीक है, वो वैल्यू अगर हम यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर लें 3 × 10⁻⁴, और n आपके पास ग्रेटर देन 1 कोई चीज होगी, मान लो कि वो 2 है, तो जब 2 पुट करोगे या 1.5 भी पुट करोगे तो आपके पास आंसर ये स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, 1.5 × 10⁸ ये रह जाएगी। ठीक है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इज लेस देन c। सो इसका आंसर हो गया चार्ली, लेस देन सी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी से था। आपको ये पता है कि एनर्जी डिफरेंस भाई ये होता है फॉर्मूला उसका। ठीक है, ओके, बहुत इजी था। और डेल्टा ई आपको पता है HC/λ होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने HC/λ पुट कर दिया इस इक्वेशन में पुट कर दिया, फिर आपने लैम्डा के लिए रीअरेंज कर लिया, तो ये आपके पास फाइनल फॉर्म बन गई, और ये आपके पास बीटा ऑप्शन में थी आई गेस, तो बीटा इसका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल, बहुत आसान सा, हल्की सी कैलकुलेशन थी और ईजी था क्वेश्चन। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा मजेदार था। कहता है कि फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल उसका है 10.12 वोल्ट, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो वो हम लिख लेते हैं ऐसे, वी एक्साइटेशन पोटेंशियल लिखना है ना, तो वी लिख लिया उसके लिए। तो कहता है 10.2 वोल्ट है। अच्छा,
फर्स्ट एक्साइटेशन, यानी कि आप उसको एक्साइट कर रहे हो वो भी पहली बार, यानी आप उसको ग्राउंड से ला रहे हो। ग्राउंड तो होता है पहला शेल होता है ना, तो ग्राउंड की जगह पे मैं फर्स्ट शेल लिख रहा हूँ, यानी आपके फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में ला रहे हो उसको, और उसके लिए आपको पोटेंशियल लगा 10.2 वोल्ट। ओके, सही है। एक्साइटेशन पोटेंशियल इतना था पहले शेल से दूसरे शेल में जाने के लिए, ठीक है। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल से आप एनर्जी भी पता लगा सकते हो कि कितनी एनर्जी लगी होगी। तो वो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्यू डेल्टा वी, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रखा होगा। अब एनर्जी के लिए आप यहाँ पे क्यू इलेक्ट्रॉन था, ई हो गया, और वोल्टेज आपको पता है वो है 10.2 वोल्ट। तो ये एनर्जी आपके पास सिंपली आ गई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिंपल। अब मैं ये बाकी चीजें मिटाने लगा हूं। सो हमारे पास एनर्जी आ गई, वो हो गई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपली बताऊं, जितना पोटेंशियल हो साथ उसके बस ई लगा दो, आपको एनर्जी मिल जाया करेगी। सो मुझे अब यहाँ पे एनर्जी काम की रह गई है सिर्फ। अब मुझे पता चल गया यहाँ पे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है पहले शेल से दूसरे में जाने के लिए। तो आपको कुछ अंदाजा हो रहा है कि ये तो हाइड्रोजन एटम में हुआ करता था, जहां पर पहले शेल की एनर्जी होती थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और दूसरे शेल की एनर्जी हमारे पास हुआ करती थी उसमें 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो माइनस माइनस में, तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें तो -13.4 और माइनस इंटू -13.6, ये कितना बनता था? ये बनता होता था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वही नहीं है? और पहला ही शेल है तो, और दूसरा ही शेल है, तो हमें अंदाजा हो गया कि ये बात हो रही है हाइड्रोजन की, ठीक है। तो सारी एनर्जी वैल्यूज वही अप्लाई होंगी इसके ऊपर, कुछ नया कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसने पूछ लिया कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है भाई? पहले शेल से दूसरे में गया था तो एक्साइटेशन पोटेंशियल। अगर मैं इसको इनफाइनाइट पे ले जाऊं पहले शेल से उठा के इस तरह से, तो ये हो गया आयनाइजेशन पोटेंशियल। और आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है तो जितनी आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसके साथ मैं बस ई रिमूव करूंगा तो मुझे पोटेंशियल मिल जाएगा। तो मुझे आयनाइजेशन एनर्जी पता लगानी है। तो याद करो, पहले शेल में कितनी एनर्जी होती थी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी फ्राहम कर दूं, मुहैया कर दूं, प्रोवाइड कर दूं, तो ये पहले शेल से छलांग लगा के इन्फिनिटी पर चला जाएगा। तो यानी कि 13.6 इसकी हुई आयनाइजेशन एनर्जी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है। और मैंने कहा था अगर ई हटा दोगे तो वो पोटेंशियल बन जाएगा, यानी कि अब मेरे पास 13.6 इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल है, ठीक है। एनर्जी लगाना, एनर्जी बोलना होगा तो ई लिख दूंगा, नहीं तो ई हटा दूंगा तो पोटेंशियल बन जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 13.6 इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल है, ये इसका आंसर हुआ, और वो ऑप्शन था डेल्टा। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपकी बुक से, ये बहुत आसान था। फॉर बेटर रिजल्ट्स एन एक्चुअल स्पेक्ट्रोमीटर यूज, उसका सिंपल आंसर है डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को यूज करने से ना बेटा हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर में। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये आपकी बुक में पीटीबी में एग्जैक्ट लाइन है, और एमसीक्यूज आता है ये, इस वजह से आपको दिया गया है। तो ये याद रखना है कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज करने से अच्छे रिजल्ट देता है स्पेक्ट्रोमीटर। अच्छा, अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 12 है, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई लेकिन आपने घूमना नहीं है। आपसे पूछा गया कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी इन 7th डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट, ये क्वेश्चन था। अब कुछ बच्चे होंगे वो दौड़े होंगे, वो भागे होंगे फौरन से 7वें शेल की एनर्जी स्टेट पता लगाने, लेकिन आपने ऐसा काम नहीं करना। ये बात मैंने आपको लेक्चर में भी समझाई कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक रिलेशन है। वो ये रिलेशन है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बस सिर्फ साइन का फर्क होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव साइन में, तो और काइनेटिक पॉजिटिव होती है। काइनेटिक पॉजिटिव होती है तो इस पूरी टर्म को माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब मुझसे वो जिस मर्जी शेल की पूछ ले एनर्जी, मुझे उस शेल की एनर्जी पता लगाने की जरूरत नहीं है। मैं इस रिलेशन पर जाऊंगा, मुझे यहां से दिख जाएगा उसने अब किसकी रेशियो पूछी है? पोटेंशियल टू काइनेटिक। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी को इधर ही रहने दूंगा, काइनेटिक को डिवाइड करूंगा दोनों तरफ, और मेरे पास सीधा रेशियो बन के आ जाएगी, वो होगी माइनस, फॉर्मूले वाला आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूले वाला माइनस है, ये माइनस आ गया और 2 आ गया, ठीक है। और नीचे बटे में 1 लिख दो तो मर्जी है आपकी। तो आंसर बना, आंसर आपके पास क्या बना? -2:1। अब जिस मर्जी शेल का कहे, पहले शेल का कहे, दूसरे का कहे, 10वें का कहे, चाहे जो मर्जी कह ले, आपने रेशियो यही सिलेक्ट करनी है हमेशा 2:1, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा लाइट का इश्यू है थोड़ा सा, तो 2:1 ही आपका आंसर रहेगा जो मर्जी शेल हो। अच्छा, अगला क्वेश्चन ना थोड़ा सा चक्कर देने की कोशिश की गई है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लेकिन उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13, उसने बोला, और ये यूएचएस 2023 में आ चुका है। पहली बात है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन फॉर द पास्टियन सीरीज, इस तरह करके उसने बड़ी सारी स्टेटमेंट लिख दी। अच्छा, अब ना पहले, सबसे पहले उसने गलती पता क्या की है? आपको पता है वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर, सो हमें मीटर यूनिट सिलेक्ट करना है ऑप्शन में। सो अगर आपको कोई और यूनिट दिखे तो वो ऑप्शन हो जाएगा एलिमिनेट, जबकि बीटा ऑप्शन में, बीटा वाला जो ऑप्शन है और डेल्टा वाला जो ऑप्शन है, इसमें आपको यूनिट दिख रहा होगा पर मीटर।
तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, है ना। अब रह गया पीछे अल्फा और चार्ली। अब देखो अल्फा में बहुत बड़ा उसने वैल्यू लिखी हुई है 1870000, पता नहीं कितने सारे जीरो डाल के एंड में मीटर लिखा हुआ है। और डेल्टा में उसने चार्ली में उसने 0.0000 इस तरह करके कोई वैल्यू लिखी हुई, काफी सारे जीरो डाल के 187 मीटर लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अभी इसमें ना यहाँ पे दिमाग आपका एक्टिव होना चाहिए। आपको पता है आप जब रेड कलर और विजिबल लाइट्स इनकी वेवलेंथ की बात करते हो तो आप कहते हो इसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर है, इसकी वेवलेंथ आपके पास 400 नैनोमीटर है, ठीक है, 700 रेड की होती है। तो आप ना नैनोमीटर्स में बात कर रहे होते हो, ठीक है। यानी कि वेवलेंथ बहुत छोटी चीज होती है, अक्सर जब हम देखते हैं इस तरह से तो वो नैनोमीटर्स में देखी जा रही होती है। यानी कि कोई जो भी वैल्यू हो वो 0.0000 ये वाली होनी चाहिए, ना कि 1870000। इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। हम जो डील करते हैं वो नैनोमीटर्स में डील कर रहे होते हैं। तो चार्ली इसका आंसर हो गया बगैर सॉल्व किए। दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट किए ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, और एक ऑप्शन हमने एलिमिनेट किया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वैल्यू, मैग्नीट्यूड, कि ये बहुत बड़ी मैग्नीट्यूड है वेवलेंथ, तो जबकि नैनोमीटर्स में ली जाती है। तो चार्ली ऑप्शन इसका आंसर हो गया बगैर सॉल्व किए, और इसको सॉल्व करना भी नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन था, इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, आपके पास पेपर्स में आया हुआ है, इसमें से आपको दिया है। कहते हैं कि रेडिएशन इमिटेड बाय द वार्म ब्लडेड एनिमल लाइज इन, ये इसका आंसर है इंफ्रारेड, इस रीजन में लाई कर रही होती है। कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल याद रखना है ये, ठीक है, क्योंकि ये आया हुआ है क्वेश्चन, इस वजह से आपको दिया गया है। तो लिविंग बॉडीज जो हैं वो जो हीट एमिट कर रही होती है ना, वो इंफ्रारेड के रीजन के स्पेक्ट्रम में लाई कर रही होती है। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हुआ चार्ली इंफ्रारेड। और जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा मैं कहां से ये क्वेश्चन बोल रहा हूं, तो उनके लिए मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही लिंक डाल दिया है टेस्ट का, जो कि मैं कंडक्ट कर रहा हूं, और ग्रुप का भी, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल का भी डाला हुआ है, व्हाट्सएप चैनल भी है उसका भी। सो वो ज्वाइन करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जो हम काम कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, ये सब लोग इससे फायदा उठा सकें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चों, तो क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन में था कि फिगर शोज, ये वाली फिगर बनी हुई थी, कहते हैं कि फिगर शोज पी क्यू आर एस और जी, ये पॉइंट्स बनाए हुए थे। तो जी से वो कह रहा है ये ग्राउंड स्टेट है आपके पास, ठीक है, ओके। और कहता है कि एक रेड लाइन जो है वो आपको मिल रही है, ये जो क्यू से एस आपको ट्रांजिशन दिखाई गई है, इसमें आपको रेड लाइन मिल रही है। ठीक हो गया, ऐसा उसने बोल दिया क्वेश्चन में। और अब आपको वो कह रहा है कि ब्लू लाइन कैसे मिलेगी। ओके, सबसे पहले एक छोटी सी वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट की इसीलिए बनाई थी आपको, विब गेओर के ऊपर, उसका लिंक भी साथ दे दूंगा मैं, विब गेओर के ऊपर एक वीडियो बना दी थी। अब ये है लीस्ट एनर्जेटिक, क्योंकि इसकी वेवलेंथ है सबसे ज्यादा, किसकी भला, रेड है, इसकी वेवलेंथ होगी सबसे ज्यादा विजिबल रीजन में, और ये होगा एनर्जी इसकी होगी सबसे कम इधर। यानी कि पीछे जैसे जैसे आप जाओगे ऑरेंज की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, येलो की, ग्रीन की, ब्लू तक हमारा काम है। यानी कि ब्लू की एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू रेड, ठीक है। सो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, काम की बात समझ आई। ब्लू वाली लाइन लाना चाहते हो तो एनर्जी ज्यादा करो, किसी तरीके से कोई ऐसी ट्रांजिशन करवानी होगी जो इस वाली ट्रांजिशन से ज्यादा एनर्जेटिक हो। और अभी पीछे मैंने बताया कि वो वाला नंबर चूज करो। अगर आप ट्रांजिशन करवा रहे हो किसी एक स्पेसिफिक शेल से दूसरे में, तो आप अगर बड़ा नंबर चूज करोगे तो आपको कम एनर्जी मिलेगी, आप अगर छोटा नंबर चूज करोगे तो आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी की, और ये मैं कैसे कर रहा हूं लेक्चर में सारा समझाया है। ये पहला यानी कि ये ग्राउंड स्टेट हो गई, उसके ऊपर ये हमें एक शेल दिख रहा है, तो ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, और ये पांचवा, ये मैंने फर्जी लिख ली है। ठीक है, अब मुझे एक आइडिया पहले पता है कि अगर चौथे से दूसरे में हो रही है तो रेड कलर आ रहा है, ये मैंने फर्जी लिखे हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम नहीं है कि आप ऐसा समझो कि सर पहले शेल में आने से तो लाइमन होती हो और वो अल्ट्रावायलेट में होती है, आप ब्लू कैसे एमिट करवा रहे हो भाई। वो एक हाइड्रोजन एटम के लिए प्रॉपर एग्जांपल है, ये हमारी एक फर्जी क्वेश्चन है जिसमें कोई ऐसा एटम है जो पहले ग्राउंड स्टेट में भी ब्लू कलर दे सकता है, ठीक है, या फिर किसी और स्टेट में कोई और वेरिएशन दे सकता है। ऐसा नहीं कि पहले में आपको यूवी ही मिलेगी, वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए बात है, हर किसी पे अप्लाई नहीं करनी। यहां पे कहीं आप लगा दो कि नॉट पॉसिबल, भाई ऐसा नहीं, जो उसने क्वेश्चन में दे दिया वो करना पड़ेगा आपको। अब हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, बस ये मुद्दा है। अच्छा, पहले मैंने आपको बताया कि जो अगर जिस शेल में आप ट्रांजिशन करवा रहे हो, अगर वो आप बड़ा शेल चूज करते हो, यानी मिसाल के तौर पर मैं यहां पर अगर सेकंड में करवा रहा हूं ट्रांजिशन, तो रेड कलर आ रहा है। अब मुझे अगर ज्यादा एनर्जी चाहिए तो मुझे गैप भी बड़ा चाहिए होगा। ठीक है, गैप बड़ा ना भी हो, मुझे चाहिए कि इस 2 से छोटे नंबर में ट्रांजिशन करवाऊं, और वो एक ही दिख रहा है यानी कि 1, यानी कि मुझे कहीं से भी इस 1 के अंदर लैंडिंग करवानी होगी। यानी कि अगर मुझे ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन मिल जाए जो किसी भी शेल से उठकर इस जी में आ रहा हो, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। वजह कि इस जी के लिए आपके पास एनर्जेटिक फोटोन रिलीज होगा। ठीक है, मैंने एक चीज बोली थी बार बार कि आपने देखना है, एक मिनट मैं यहां पे ना एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक ट्रांजिशन हो रही है 4 से 2 में, एक हो रही है 5 से 1 में, एक हो रही है आपके पास 3 से 2 में, एक हो रही है आपके पास 5 से 2 में। मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन किधर होगा। सॉरी, आप लोगों को दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा होगा आप लोगों को।
सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल दी है, आपने बताना है कि इसमें से मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन कहाँ होगा और लीस्ट एनर्जेटिक कहाँ होगा। अच्छा ओके, मुझे सबसे पहले क्या मुझे ये चीज़ें देखनी है, ये शेल देखनी है कि कहाँ से आ रहा है? नहीं भाई, इसके ऊपर तो क्रॉस लगाओ। मुझे देखना है कि जा कहाँ रहा है, जा रहा है सेकंड में, फर्स्ट में, सेकंड में, सेकंड में। मुझे बताओ सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक कहाँ होगा? जहाँ पे सबसे छोटे वैल्यू है, यानी कि फर्स्ट शेल में जा रहा है तो ये मोस्ट एनर्जेटिक होगा, इसकी एनर्जी ज़्यादा होने वाली है, ये मोस्ट एनर्जेटिक हो गया। ठीक हो गया, इसकी एनर्जी है सबसे ज़्यादा। ओके, अब मुझे बताना है बाकी बताने के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैंने कर दिया, क्योंकि सब में अब 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, यानी कि अब फैसला होगा इनके शेल नंबर पे कि कौन से शेल में दूसरे में आ रहा है, क्या 5 में से आ रहा है या चौथे से आ रहा है या तीसरे से आ रहा है। तो यहां पर मुझे ये देखना होगा कि जितना दूर से लैंड कर रहा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगा, क्योंकि गैप एनर्जी को उतना ज्यादा ही बन जाएगा ना। तो 5वें वाले की एनर्जी यहां पर इन सब में सबसे ज्यादा होगी, मतलब पहले मैं रैंक करूं तो फर्स्ट नंबर आएगा इस वाले का, इसका आ गया फर्स्ट नंबर, इसका आ जाएगा सेकंड नंबर, इसका आ जाएगा थर्ड नंबर और इसका आएगा फोर्थ। यानी कि लीस्ट एनर्जेटिक कौन हुआ? ये वाला जिसमें 3 से सेकंड में गए हम, ठीक है, ये लीस्ट एनर्जेटिक हो गया, मोस्ट एनर्जेटिक हुआ ये। तो सिंपल मैं समझा रहा था, जब अगर आपके पास ये चीजें डिफरेंट हो, अभी तो मैंने ये 2 रख दिया ना, इसलिए कंपटीशन बढ़ गया ज्यादा। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट शेल रख देता तो मुझे छोटा नंबर ढूंढना था मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन के लिए, वो मैंने ढूंढा, छोटा नंबर 1 था, तो इस वजह से। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, हमारे पे जो क्वेश्चन था कि भाई अगर आप एस में आते हो तो आपके पास रेड कलर आता है जो कि कम एनर्जी वाला है, आप अगर ज्यादा एनर्जी लाना चाहते हो तो सिंपली आपको इससे निचली स्टेट में आना पड़ेगा, छोटे नंबर की तरफ आना पड़ेगा जो कि 1 है। अब मुझे ऑप्शंस में 1 जिसमें दिखेगा, यानी कि जी वाला ऑप्शन, जी में आ रहा होगा जो इलेक्ट्रॉन, वो वाला ऑप्शन मैं चूज करूंगा। आप देखते हैं कौन सा था वो ऑप्शन, वो ऑप्शन अल्फा। देखो अल्फा में तो वो कह रहा है कि R2S, ये तो वही बात कर दी उसने, R2S बात की, यानी कि इसी S में आ रहा है, तो भाई मुझे तो 2 से यानी S से नीचे आना था, छोटा नंबर चूज करना था, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। Q से R में आ रहा है, ये तो वही बात होगी जो हमें क्वेश्चन में दिया, उसमें तो रेडी मिल रहा है हमें, तो ये तो नहीं होगा। R से G में आ रहा है, R से G में आ रहा है, देखो ये ट्रांजिशन, ये हमें दे सकती है ब्लू कलर। वजह ये कि ये छोटे नंबर पे शिफ्ट हुआ है, तीसरे शेल से पहले में आ रहा है, तो एनर्जेटिक ज्यादा होगा ये, तो ब्लू आने के चांस ज्यादा होंगे क्योंकि एनर्जी बढ़ गई है, एनर्जी डिफरेंस बढ़ गया है। अब उसके बाद डेल्टा ऑप्शन में कह रहा है पी से क्यू, तो भाई ये तो बहुत बड़ा नंबर है 4, इसमें अगर लाएंगे तो एनर्जी तो कम होगी, रेड से भी कम होगा और भी पीछे चला जाएगा, विजिबल रीजन से ही बाहर चला जाएगा, तो ये फोटोन नहीं हो सकता। हमारा आंसर इसमें हुआ जिसमें जी इन्वॉल्व है, चार्ली ऑप्शन करेक्ट हो गया। यानी कि अगर आप ट्रांजिशन करो इस आर से, यानी ये वाला एरो आर टू जी वाला ऑप्शन हमारा चार्ली करेक्ट हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। भाई कहता है आपने क्या किया है, द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम 4th to 5th ऑर्बिट। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक ही चीज जो है वो आपको फंसाने के लिए डाली गई, क्योंकि यहाँ पे आपसे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पूछा गया। एंगुलर मोमेंटम एक्जैक्टली नहीं पूछा गया कि आप कहीं 5वें शेल का निकाल के बैठ जाओ एंगुलर मोमेंटम, नहीं भाई, आपको चौथे शेल का और 5वें शेल का दोनों का निकाल के उनका डिफरेंस निकालना होगा कि इतना डिफरेंस आया, ठीक है। और वो आप ऐसे कर सकते हो, देखो एल की फॉर्मूला आपके पास होता है NH डिवाइडेड बाई 2 पाई, यही होता है ना, ठीक हो गया। अब डेल्टा एल आपने फाइंड करना है, ठीक है, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होगा कि आपका जो L है वो 5वें शेल के लिए, माइनस L है जो वो आपका चौथे शेल के लिए, सिंपल। तो डेल्टा L आप ऐसे पुट करोगे और यहाँ पर बस 5 लिख दोगे, 5H डिवाइडेड बाई 2 पाई, यहाँ पे आप लिख दोगे 4H डिवाइडेड बाई 2 पाई। मेरा नहीं ख्याल अब कोई मसला रह गया है, और आपका आंसर यहाँ पर क्या बनेगा H ओवर 2 पाई। और H ओवर 2 पाई को सॉल्व जब कर लो तो आपको H ओवर 2 पाई का आंसर तो वैसे ही पता होगा, आपने शॉर्टकट में याद किया होगा, और वो आंसर आपके पास क्या होता है 1.05 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 जूल सेकेंड। तो ये आपका आंसर बन गया जो कि ऑप्शन बीटा था। अच्छा भाई, मजेदार क्वेश्चन अब आ चुका है आपके पास, कहता है पॉसिबल एंगुलर मोमेंटम। सिंपल आपसे ना वो एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन के बारे में बात करना चाह रहा है, जो कि उसने बड़े ट्रिकी वे में की है, NH ओवर 2 पाई। अब ये n जो है आपके पास 1 2 3 4 क्वांटाइज्ड है, इसके अलावा पॉइंट्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी कि n की वैल्यू 1.5 2.5 ये नहीं हो सकती। यानी आप यूं नहीं कर सकते n इंटू 1.5 H डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये चीज करना बहुत बदतमीजी है, गलत है, ठीक है। तो ये चीज नहीं करते होते, ठीक है। आपने n की जगह पे 1 2 3 4 पुट करो, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, तो भाई ऑप्शन क्या चूज करें, क्या नन चूज कर लें, क्योंकि वहां पे तो 1.5 लिखा हुआ है। भाई पहला ऑप्शन आपके पास क्या था, ऑप्शन मैं देख के बताता हूँ। ऑप्शन था आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 में, पहला ऑप्शन था 0, भाई 0 तो नहीं किसी भी सूरत, बीटा तो मैंने खुद गलत कह दिया, ठीक है। चार्ली क्या ऑप्शन है, चार्ली ऑप्शन है आपके पास 1.5H, और अब ना 2 नहीं लिखा हुआ साथ नीचे, ठीक है। तो हमारा तो इरादा था कि इसका मल्टीपल ढूंढेंगे, जिंदगी आसान होगी, अब तो 2 ही गायब हो गया, तो भाई 2 को ले आओ ना वापस, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दो, ठीक है। 2 इंटू 1.5H डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई, ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 इंटू 2, तो आंसर आ जाएगा 3H डिवाइडेड बाई 2 पाई।
अब ये h/2 तो मेरा वही इक्वेशन बन गई जो स्टार्ट में मैं जिससे मैच करना चाह रहा था। अब ये 3 बस साथ आया है, तो क्या ये 3 इंटीजर्स में से है? क्या ये पॉइंट्स तो नहीं है? नहीं, तो फिर ये तो एग्जिस्ट करनी चाहिए वैल्यू, यानी कि ये बात ठीक लग रही है, या चार्ली ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, डेल्टा तो फिर ऑलरेडी गलत हो गया ना, नन तो ऑप्शन बनता नहीं जब चार्ली करेक्ट मिल चुका है आपको। अच्छा, अगला क्वेश्चन था हीलियम के ऊपर। ठीक है, हीलियम की आयनाइजेशन, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम की बात कर रहा है, तो भाई आपको एनर्जी का ना फॉर्म रिलेशन पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर के साथ। वो होता है कि एनर्जी साथ, वो जो आपने E0 की वैल्यू फाइंड कर रखी थी, या ग्राउंड स्टेट पे जो एनर्जी आपने निकाली हुई थी एक, वो कितनी थी? 13.6 थी ना, तो मैं डायरेक्ट वही लिख लेता हूँ, 13.6। ठीक हो गया, साथ ये Z इसका स्केयर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है पूरी असल इक्वेशन। अगर आप हाइड्रोजन के लिए पुट करते हो तो आप Z की जगह पर फॉर हाइड्रोजन यहाँ पर Z हो जाता है 1, और जब आप हीलियम की बात करोगे, अब वो सिंगली आयनाइज्ड है तो सिंगली आयनाइज्ड हीलियम की बात कर लो, तो उसके लिए आपके पास ये जो है जी तो होता है एटॉमिक नंबर, वो आयनाइजेशन से फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। ठीक है, ये हीलियम लिखा हुआ, अब आपको लाइट से सही दिख गया होगा। सो एटॉमिक नंबर तो वही रहने वाला है, चाहे जो मर्जी आयनाइजेशन स्टेट रख लो। तो अब ये हो जाएगा 2, तो आपके पास बहुत आसान सी इक्वेशन बन गई, 13.6 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे मैं 2 पुट करूंगा, 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये E की वैल्यू आ जाएगी 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि डेल्टा ऑप्शन था, तो आपका ये आंसर करेक्ट हो गया। अच्छा, जो अब क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास होने वाला है क्वेश्चन नंबर 19, और ये क्वेश्चन जिन बच्चों ने लेक्चर लिया उनका ऑलरेडी ठीक होगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था। फिर भी समझा देते हैं, आपको पता है ना, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन गोज ऑन इंक्रीजिंग बाय, यानी कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑर्बिट जो है वो कितना बढ़ता ही चला जाता है, वो बताना है। अच्छा, अब R1 की अगर बात की जाए तो आप ना पहले जनरल फॉर्मूला पढ़ें। जनरल फॉर्मूला है Rn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R1। अच्छा, अब मैं सेकंड ऑर्बिट का अगर पता लगाना चाहता हूं तो यहाँ हो जाएगा R2, और n की जगह पर आ जाएगा 2 और उसका स्क्वायर, यानी कि R2 मेरे पास हो गया 4R1। आपने तो रट्टा भी लगाया होगा कि R1 होता है, उसके बाद 4R1 होता है, फिर 9R1 होता है, ठीक है, उसके बाद 16R1 होगा। ठीक है, इस तरीके से सीरीज चलती है। अच्छा, अब पहले फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट का, ये फर्स्ट ऑर्बिट है ना, उसका रेडियस है, ये सेकंड ऑर्बिट का रेडियस है। अब इनमें मैं डिस्टेंस पता लगाता हूं, तो मैं सिंपली R41 माइनस R1 करूंगा, मेरे पास आ जाएगा 3R1। ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट। अच्छा, अब मैं पता लगाता हूं डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट, तो मैं थर्ड ऑर्बिट का रेडियस माइनस कर दूंगा सेकंड ऑर्बिट के रेडियस से, जो कि मेरे पास आ जाएगा 5R1। इसी तरीके से मैं अगले फोर्थ ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट में डिस्टेंस पता लगाता हूं, उसके लिए मैं 16R1 माइनस 9R1 करूंगा, और मेरे पास आंसर आ जाएगा 7R1। ओके, तो क्या साबित कर रहा हूं मैं इससे? मैं ये बता रहा हूं कि देखो, पहले था ये 3R1, पहले और दूसरे ऑर्बिट में डिस्टेंस था 3R1, फिर तीसरे और चौथे ऑर्बिट में, तीसरे और दूसरे ऑर्बिट में डिस्टेंस हो गया 5R1, फिर आपके पास चौथे और तीसरे ऑर्बिट में डिस्टेंस हो गया 7R1, यानी पहले डिस्टेंस था 3R1, 5R1, 7R1, 3R1 से 5R1 हुआ, कितना इजाफा हुआ? 2R1 का। 5R1 से 7R1 हुआ, कितना इजाफा हुआ? 2R1 का। लाजमी तौर पे अगली मैं भी लिख के दे सकता हूं कि यहां पर 9R1 आगे आंसर आएगा। डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ एंड फोर्थ ऑर्बिट 9R1 होगा, क्योंकि 7R1 से 2 इंक्रीज होना ना, 2R1 इंक्रीज होना, तो ये 9R1 होगा। इससे अगला भी बता सकता हूं, 2 ऐड करो 11R1 बन जाएगा। 2 ऐड करते जाना है, और डिस्टेंस बिटवीन क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग बाय 2R1, ये साबित हो गया यहां से, बाकी वीडियो में भी लेक्चर में भी समझाया था। सो इसका आंसर हुआ 2R1 बीटा 2R1, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 था आपके पास, इलेक्ट्रॉन मूविंग टुवर्ड्स द इनर ऑर्बिट। अच्छा, यानी कि n जो है वो कम होता चला जा रहा है, क्योंकि n जो है शेल नंबर होता है ना, जब इनर ऑर्बिट में आओगे तो वो शेल, मान लो कि चौथे से आप पहले में आ रहे हो, तो चौथे से तीसरा, दूसरा, फिर पहला, यानी n आप कर रहे हो कम, n आप डिक्रीज कर रहे हो, n को आप कर रहे हो डिक्रीज। और वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला मेरे पास ये था कि वेलोसिटी इन एनी शेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। तो अगर मैं n कम कर रहा हूं तो लाजमी तौर पे वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। सिंपल, वेलोसिटी इंक्रीजेज एज इट मूव्स फ्रॉम फोर्थ टू फर्स्ट। समझ आ गई? इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जब आप आउटर से इनर ऑर्बिट्स में आओगे, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन कब फास्टेस्ट मूव करेगा? जब वो न्यूक्लियस के करीब होगा, जब वो अंदर वाले शेल्स में होगा। लेक्चर में ये बात एक्सप्लेन की हुई है ऑलरेडी। अच्छा बच्चों, अब आया सबसे मजेदार क्वेश्चन, ब्रांड न्यू क्वेश्चन। अच्छा, क्या था? एनर्जी ऑफ फोटोन इन्वॉल्विंग द ग्राउंड स्टेट एज वी मूव अवे। प्रॉपर स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रॉपर स्टेटमेंट हमारे पास थी कि द एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड और एब्जॉर्ब, यानी कि वो आपको बताना चाह रहा है कि भाई कोई पाबंदी नहीं है, चाहे आप बाहर से अंदर आ रहे हो या अंदर से बाहर जा रहे हो, न्यूक्लियस के करीब आ रहे हो या न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, फोटोन एमिट हो रहा है या फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है, उस फोटोन की एनर्जी को क्या होगा?
जब आप अवे फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट जाओगे। ओके, बड़ा। और एक और बात आपने उसने बाउंड की, ऑलवेज इन्वॉल्विंग ग्राउंड स्टेट। ये बड़ी अच्छी बात उसने की। उसने बोला, मैं यहाँ पे लेवल्स बना लेता हूँ, ये आ गया ग्राउंड स्टेट, ऊपर फर्स्ट, ये होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इतना काफी है। अच्छा, वो कहता है कि आपने इस ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन तो करवानी है हमेशा ही, चाहे आप अंदर जाओ या बाहर आओ। अब वो उसकी ना इस ट्रिक से निकलने के लिए हम एक चूज कर लेते हैं, हम या तो अंदर चल जाते हैं या बाहर चले, हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन उसने बोला कि एज वी मूव अवे फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, अवे फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। ओके, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक रास्ता चूज कर लेंगे, या तो हम फोटोन को एमिट करवाने वाला चूज कर लेंगे, फोटोन को एब्जॉर्ब करवाने वाला। मेरे ख्याल में एमिट करवाने वाला ज्यादा समझाने में आसान है, तो हम वो चूज करते हैं। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन इधर बैठा था, अब उसने बोला कि आपने हमेशा जो ट्रांजिशन करवानी है उसमें ग्राउंड स्टेट हमेशा आनी चाहिए, तो मुझे यहां से तो यहां आना ही पड़ेगा। समझ आई? मुझे इधर से उठ के इस ग्राउंड लेवल पर आना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। फिर अब एक इलेक्ट्रॉन मैं यहां सोच लेता हूं, मैं यहां से यहां, अगर ग्राउंड स्टेट में तो हमेशा आना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा ऑलवेज इन्वॉल्व करो ट्रांजिशन में ग्राउंड स्टेट को। फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर भी, फिर एक इधर भी। अच्छा, अब हमारा सेटअप हो चुका है तैयार। अब हमें समझ आ जाएगी आसानी से। देखो, जितना बड़ा ये एरो होगा उतना ही बड़ा एनर्जी का गैप होगा और उतना ही एनर्जेटिक फोटोन रिलीज होगा। तो यहां पे सबसे बड़ा एरो, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन यहां रिलीज होने वाला है। उसके बाद ये इस वाले फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी, फिर इसकी और फिर इसकी। अब हम एक सेटअप बनाते हैं कि देखो, यहां से आप दूर जा रहे हो, ये आपके पास पहला शेल था, ये दूसरा था, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये ग्राउंड स्टेट थी। इस ग्राउंड, उसने क्वेश्चन में बोला कि जब आप ग्राउंड स्टेट से दूर जाते हो तो एमिटेड फोटोन की एनर्जी को क्या होता है। देखो, एमिटेड फोटोन की एनर्जी, ये देखो, एक छोटा सा एरो था, बहुत कम एनर्जी थी, फिर एक बड़ा एरो हुआ, थोड़ी बढ़ गई एनर्जी, फिर एक और बड़ा एरो हो गया, फिर और बढ़ गई एनर्जी, और फिर सबसे बड़ा एरो आ गया। यानी कि जब जब आप ग्राउंड स्टेट से दूर जा रहे हो, कैसे, दूसरे शेल में, तीसरे शेल में, चौथे में, पांचवें, ग्राउंड स्टेट से दूर चले गए और आपने ग्राउंड स्टेट को हमेशा इन्वॉल्व रखा ट्रांजिशन में, तो जैसे जैसे आप दूर जा रहे थे आपकी एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन बढ़ती चली गई, और एब्जॉर्ब की भी इसी तरीके से होगी। सो ये था, और इसका आंसर हुआ इंक्रीजेस अल्फा। वो जो ऑप्शन लिखा है ना, इंक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ 2 आफ्टर एवरी शेल, वो बिल्कुल बेकार है, वो वैसे गुमराह करने के लिए लिखा हुआ है। सिर्फ इसका आंसर होगा इंक्रीजेस, ऑप्शन अल्फा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ना आपको पता है कि जो एनर्जी होती है उसका फार्मूला होता है इज इक्वल टू एच एफ, यानी एनर्जी क्रॉसपोंड कर रही है फ्रीक्वेंसी को। अगर एनर्जी का रिलेशन ऐसा है ना, ऐसा है, तो यानी कि एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड टू एन का स्केयर, तो फ्रीक्वेंसी भी लाजमी तौर पर एन के स्केयर के साथ इनवर्सली रिलेट होगी। समझ आ गई? ये रिलेशन बन गया। अब हमारा काम हो गया आसान। क्वेश्चन प्रॉपर स्टेटमेंट थी, द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज एमिटेड फ्रॉम ट्रांजिशन। आप पांचवें से पहले में जा रहे हो और सेकंड वाले में आप जा रहे हो थर्ड टू फर्स्ट, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो अब आपने बस आसानी से फ्रीक्वेंसीज की पता लगा लेनी है। सो लास्ट क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 22। तो उसमें सबसे पहले हमने ट्रांजिशन देखी, ये थी, और पहले हमने इस ट्रांजिशन के लिए ये फ्रीक्वेंसी निकाली कि जो एमिटेड फोटोन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी। अब वो कैसे कि भाई जिस शेल में आ रहा है वो 1 मैंने इधर लिख दिया, और जिस तरह हम एनर्जी डिफरेंस निकालते थे उसी तरीके से हमने निकाला। और मैंने अभी आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली रिलेटेड टू एन स्केयर है, तो इस वजह से ये एन स्केयर वगैरह यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी है उस एमिटेड फोटोन की जो पांचवें से पहले शेल में जाते हुए एमिट हुआ है, और ये तीसरे से पहले वाले की है, ये वाली। तो यहाँ पर आपने एन पुट किया, यहाँ पर आपने पी पुट किया, और दोनों का स्केयर था, 1 का स्केयर 1 ही होता है, क्योंकि दोनों में 1 1 में ही ट्रांजिशन हो रही है। तो आपके पास ये 24/25 आया, ये 8/25 आया। फिर आपने रेशियो ले ली दोनों की, तो वो रेशियो आपके पास आई 27/25। सो जिस बच्चे का आंसर 27/25 आया है क्वेश्चन नंबर 22 में, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जो कि इंटेंशनली नहीं रखा गया आपके टेस्ट में, ताकि आपको थोड़ी टेंशन हो, पता चले कि आप कुछ सोचते भी हो या बस अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हो आप, और वैसे ही चूज कर रहे हो ऑप्शन, मतलब आप रिलाई कर रहे हो उसके ऊपर। तो ये मेरी आदत है इस तरह के थोड़ा सा टेस्ट करना। सो इसका आंसर 27/25 होगा, जो कि करेक्ट होगा, और वहां पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो जिसने ये आंसर निकाला उसका 1 नंबर पक्का है, जिसने नहीं निकाला और उसी में से बस चूज करने की कोशिश की है और ये आंसर तक एक दफा भी नहीं वो पहुंचा, तो उसका मतलब उसको तवज्जो देने की जरूरत है, बाकी सब ठीक था। सो यही था आपका टेस्ट। अब अगला टेस्ट आपका होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। जो बच्चे अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं हुए, वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, तो लाजमी से उसको ज्वाइन कर लें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब मैंने रेगुलरली इसी तरीके से टेस्ट कंडक्ट करवा के उनकी डिस्कशन लाजमी तौर पर शेयर करनी है आप लोगों के साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।